हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है स्वराज के लिए संघर्ष, अध्याय 45। सबसे पहले विषय विस्तार के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी इस टॉपिक के अंतर्गत किस किस पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा। तो गर्म दल और नरम दल, विश्व की घटनाओं का प्रभाव, बंगाल का विभाजन, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, कांग्रेस और स्वराज का लक्ष्य, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद मार्ले मिंटो सुधार, क्रांतिकारी राष्ट्रवादी, हार्डिंग बम कांड 1912, प्रमुख क्रांतिकारी घटनाएं, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 के बीच में जो हुआ, इसके बारे में, होम रूल लीग आंदोलन, इसके बाद लखनऊ समझौता 1916, मॉन्टेग्यू घोषणा अगस्त 1916, और इसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो कि 1919 में हुआ, इसके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले गर्म दल और नरम दल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में राष्ट्रीय आंदोलन में नई प्रवृत्तियों एवं नए नेताओं का उदय हुआ। ये नेता तत्कालीन राष्ट्रीय नेताओं की अनुनय विनय की नीति के विरोधी थे, यानी आग्रह प्रार्थना करने की नीति के ये विरोधी थे, तथा ब्रिटिश सरकार के प्रबल ये पक्षधर थे। उनका मानना था कि सरकार से केवल अनुनय विनय करके, आग्रह प्रार्थना करके भारतीय अपने अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। उन्होंने जनता में संघर्ष और देश प्रेम की भावना को जो है जागृत की। वंदे मातरम संपूर्ण देश में राष्ट्रीय गीत के रूप में लोकप्रिय हो गया। यह गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। तो याद रखिएगा, वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा, और इसने मातृभूमि के प्रति जनता की भावना को जो है व्यक्त किया। नए नेताओं में बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष प्रमुख थे। ये सभी गर्म दल के नेता के रूप में प्रसिद्ध हुए। कांग्रेस के सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और अन्य पुराने नेता नरम दल के नेता कहलाए। ब्रिटिश सरकार के प्रति जैसे जैसे जनता में रोष बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे गर्म दल के नेताओं का प्रभाव बढ़ता गया। विश्व की घटनाओं का जो प्रभाव है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, किस तरह से प्रभाव पड़ा। तो देखिए, 1896 ईस्वी में इटली की याद रखिएगा, इथियोपियाई जनता के हाथों जो है हार से भारतीयों को जो है प्रसन्नता हुई, खुशी हुई। तो 1896 ईस्वी में इटली की इथियोपियाई जनता के हाथों हार, यानी एक यूरोपीय देश की पराजय से भारतीयों को खुशी हुई, प्रसन्नता हुई। इटली की पराजय के करीब 10 साल बाद 1905 ईस्वी के एक युद्ध में जापान ने रूस को जो है पराजित किया। यह पहला मौका था जब एक एशियाई देश ने एक यूरोपीय देश को युद्ध में पराजित किया था। तो ये पहला मौका था। जापान की विजय का भारतीय राष्ट्रवादियों पर जो है महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, और ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीय जनता की घृणा बढ़ती गई। 1905 ईस्वी, याद रखिएगा, 1905 ईस्वी में रूस में जो है एक क्रांति हुई। 1905 में, उन दिनों रूस पर एक निरंकुश बादशाह का शासन था, और जनता अधिकारों से जो है, मतलब जो जनता का अधिकार था, जनता अधिकारों से, अपने अधिकारों से वंचित थी। रूसी जनता शासक के विरुद्ध जो है उठ खड़ी हुई। क्रांति को हालांकि कुचल दिया गया, उसको दबा दिया गया, लेकिन इसने विदेशी शासन में कष्ट झेल रही भारतीय जनता को जो है प्रेरणा दे दी। आयरलैंड की जनता ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रही थी। इसके बाद बंगाल का विभाजन जो है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन के लक्ष्य और तरीकों को प्रभावित करने और राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा बदलने में बंगाल के विभाजन ने सबसे प्रभावकारी भूमिका निभाई। उस समय बंगाल भारत का सबसे बड़ा प्रांत था, जिसमें संपूर्ण बिहार और उड़ीसा के हिस्से जो है शामिल थे। उस समय बंगाल की आबादी 7 करोड़ 80 लाख थी। देखिए, ब्रिटिश प्रशासन के अनुसार अगर बात करें तो इतने बड़े प्रांत के प्रशासन को संभालना कठिन है, इसीलिए इसका विभाजन आवश्यक है। ये ब्रिटिश प्रशासन के अनुसार जो है बातें कही गई है। बंगाल में राष्ट्रीय आंदोलन बहुत मजबूत था। ब्रिटिश शासकों का मानना था कि प्रांत का विभाजन करके वे इस आंदोलन को कमजोर बनाने में सफल हो जाएंगे। तो इसके पीछे जो मंशा थी अंग्रेजों का यही था, लेकिन कथन कुछ और है। तो देखिए, बंगाल विभाजन के बारे में अगर देखें तो 1905 में बंगाल विभाजन होता है। दो मतलब कि इसके जो भाग होते हैं, 2 भाग हो जाते हैं, एक पश्चिमी बंगाल और दूसरा पूर्वी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में जो शामिल था बंगाल
बिहार और उड़ीसा था, और पूर्वी बंगाल और असम को जो है शामिल किया गया था। और पश्चिमी बंगाल में हिंदू जनसंख्या बहुत ज्यादा थी, बाहुल्य क्षेत्र था। और पूर्वी बंगाल ये जो थी, यहाँ पे मुस्लिम जनसंख्या बहुत ज्यादा मात्रा में थी, यानी बाहुल्य क्षेत्र था, मुस्लिम जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र पूर्वी बंगाल में। तो याद रखिएगा। और आप मैप को देख सकते हैं, किस तरह से मैप को जो है यहाँ पे दर्शाया गया है। ये है आपका पश्चिमी बंगाल, और इधर है आपका हिंदू जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र, और ये है आपका मुस्लिम जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र। ठीक है, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। ये आपका पूर्वी बंगाल का मैप है, इधर पश्चिमी बंगाल का। तो आप मैप को एक बार एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा। अंग्रेजों का दूसरा उद्देश्य था हिंदुओं और मुसलमानों में फूट पैदा करना, उनमें विरोध उत्पन्न कर देना। वे कहने लगे कि नए प्रांत में मुसलमानों का बहुमत होगा, इसलिए यह उनके हित में होगा। अंग्रेजों का विचार था कि इस तरह से वे मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन से अलग करने में सफल हो जाएंगे। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन जो है आरंभ हुआ। याद रखिएगा, 1905 में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन आरंभ होता है। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव जो है स्वीकृत हुआ। 16 अक्टूबर 1905 में करजन की घोषणा के साथ ही बंगाल विभाजन जो है प्रभावी हो गया। इसके विरोध में हुए आंदोलन को बंग भंग विरोधी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। विभाजन के अंतर्गत अगर बात करें तो बंगाल के पूर्वी हिस्से को अलग करके असम के साथ मिला दिया गया, और इस प्रकार पूर्वी बंगाल और असम बंगाल का नया प्रांत बन गया। विभाजन के कारण संपूर्ण बंगाल में रोष की लहर जो है दौड़ गई, और लोग जो है इससे मतलब कि इनके जो कह सकते कि दिलो दिमाग पर जो है एक क्रोध दौड़ गया। विभिन्न शहरों में बड़ी सभाएं और तीव्र प्रदर्शन हुए। विभाजन के विरुद्ध आंदोलन जो है आरंभ हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। इसका रोष किस तरह से बढ़ा आप देख सकते हैं। गरम दल और नरम दल के नेताओं ने मिलकर जो है इस आंदोलन का नेतृत्व किया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल और अब्दुल रसूल आदि नेताओं ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला। देखिए, विभाजन का जो दिन था, यानी जो दिन था 16 अक्टूबर का था, और संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस के रूप में जो है इस दिन मनाया गया। 16 अक्टूबर को संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर वह दिन जन एकता और मैत्री दिवस या राखी दिवस के रूप में मनाया गया। संपूर्ण बंगाल के लोगों ने एक दूसरे को जो है राखी बांधी। बंगाल के विभाजन को समाप्त करने के लिए आरंभ किए गए आंदोलन के दौरान संघर्ष के नए तरीके जो है अपनाए गए, और उन तरीकों में स्वदेशी और बहिष्कार प्रमुख था। जो स्वदेशी आंदोलन कह सकते हैं, स्वदेशी को अपनाना और विदेशियों को बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं को जो है मतलब कि हटाना, ये प्रमुख था। राष्ट्रीय आंदोलन के लक्ष्य भी पहले की अपेक्षा जो है अधिक क्रांतिकारी हो गए। इसके बाद स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, स्वदेशी का अर्थ होता है संघर्ष के दौरान देश में उत्पादित वस्तुओं का इस्तेमाल करना। स्वदेशी मतलब जो देश में बना उसी का उपयोग किया जाए, उपभोग किया जाए। स्वदेशी, देखिए, स्वदेशी अपनाने से भारतीय उद्योगों को बढ़ावा मिलता और राष्ट्र मजबूत बनता। यह देशभक्ति बढ़ाने का एक प्रभावकारी तरीका था। इस आंदोलन में स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने के साथ साथ विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का नारा दिया गया। इस बात पर जोर दिया गया कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने से, यानी अधिकांश विदेशी वस्तुएं इंग्लैंड से आती थी, और इंग्लैंड के आर्थिक हितों को ये क्षति पहुंचेगी अगर बहिष्कार किया जाए विदेशी वस्तुओं को। तो तथा अगर कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार को भारतीय मांगे स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा सकेगा। इसी आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लेना जो है प्रारंभ किया। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन केवल बंगाल तक सीमित न रहकर देश के अनेक भागों में फैल गया। ब्रिटिश कपड़ों, चीनी तथा अन्य वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। लोग समूह बनाकर दुकानों पर जाते और दुकानदारों से मतलब कि विदेशी सामान न बेचने का अनुरोध करते। देखिए, वे दुकानों के बाहर खड़े रहकर ग्राहकों से विदेशी सामान न खरीदने का जो है आग्रह करते। इस आंदोलन में स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों ने महत्वपूर्ण भूमिका जो है अदा किया, अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। देखिए, उन्होंने केवल, अगर बात करें तो उन्होंने केवल स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना जो है आरंभ कर दिया और लोगों को प्रेरित किया कि वे विदेशी वस्तुओं का प्रयोग न करें। सरकार ने दमन के कई तरीके अपनाए, कई रास्ते अपनाए। अनेक विद्यार्थियों को स्कूल कॉलेजों से जो है निकाल दिया गया और कई विद्यार्थियों को पीटा गया और जेल में डाल दिया गया।
ठीक है। तो इस तरह से जो अत्याचार किया गया। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन केवल विदेशी सामान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब जो है स्वदेशी का अर्थ उस सब से हो गया जो भारतीय हैं, बहिष्कार का अर्थ उस सब से हो गया जिसका संबंध ब्रिटिश शासन से है। कांग्रेस और स्वराज का जो लक्ष्य है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, गरम दल और नरम दल सहित कांग्रेस के भीतर के सभी दल बंगाल विभाजन के विरुद्ध एकजुट हुए। वाराणसी में, कहां पर? वाराणसी में 1905 ईस्वी में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो 1905 में वाराणसी में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। इस अधिवेशन ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को समर्थन दिया, परंतु नरम दल और गरम दल में मतभेद कायम रहे। नरम दल वालों का जो मत था कि बहिष्कार जैसे तरीकों का इस्तेमाल विशेष उद्देश्य के लिए विशेष परिस्थिति में होना चाहिए, वे नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध इन तरीकों का प्रयोग सदैव किया जाए। गरम दल के नेताओं का विश्वास था कि बहिष्कार को व्यापक बनाना आवश्यक है। उन्होंने सरकारी स्कूलों, कॉलेज, विश्वविद्यालयों का बहिष्कार करने और देशभक्ति को उभारने के लिए स्वदेशी शिक्षा संस्थाएं शुरू करने पर जो है जोर दे दिया। गरम दल के नेता ब्रिटिश शासन के विरुद्ध देशव्यापी आंदोलन प्रारंभ करना चाहते थे, जबकि नरम दल के नेता इसे बंगाल तक ही जो है सीमित रखना चाहते थे। कलकत्ता में 1906 ईस्वी में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन के समय गरम दल और नरम दल के बीच जो है मतभेद बढ़ते जा रहे थे। उस समय अगर बात करें तो दादा भाई नौरोजी कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, कौन? दादा भाई नौरोजी। एक प्रस्ताव के जरिए कांग्रेस ने स्वदेशी और बहिष्कार को अपना समर्थन प्रदान किया। इस अधिवेशन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि स्वराज प्राप्ति को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। स्वराज का अर्थ था ब्रिटेन की अधीन कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे स्वशासित उपनिवेशों की तरह सरकार स्थापित करना, परंतु गरम दल और नरम दल एकजुट नहीं रह सके। सूरत में 1907 ईस्वी में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में दोनों दलों में जो है संघर्ष हो गया। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ? 1907 में। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो याद रखिएगा, कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन 1907 है, यह अधिवेशन 26 दिसंबर 1907 को ताप्ती नदी के किनारे सूरत में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस स्पष्ट रूप से जो है नरमपंथी व गरमपंथियों में विभाजित हुई। तो जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन है 26 दिसंबर जो 1907 को हुआ ताप्ती नदी के किनारे, इस अधिवेशन में कांग्रेस स्पष्ट रूप से किन वर्गों में विभाजित हो गया? तो नरमपंथी और गरमपंथी में विभाजित हुई। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। विवाद का केंद्र क्या था? विवाद का केंद्र अगर बात करें तो रास बिहारी घोष थे, जिन्हें इस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। उग्रवादी लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः क्या हुआ? रास बिहारी घोष अध्यक्ष बने। कांग्रेस में नरम दल का प्रमुख मतलब जो कह सकते हैं कि अध्यक्ष जो थे, कांग्रेस में नरम दल का प्रमुख चुन लिए जाने के बावजूद गरम दल के विचार देश भर में फैलने लगे। गरम दल का अधिक दमन होने लगा। परिणाम स्वरूप 1907 ईस्वी में लाला लाजपत राय को गिरफ्तार करके बर्मा जो है निर्वासित कर दिया गया। विपिन चंद्र पाल को 6 महीनों के लिए जेल में बंद कर दिया गया। 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके 6 साल के लिए बर्मा जो है निर्वासित कर दिया गया। चिदंबरम पिल्लई पर अत्याचार किए गए और उन्हें जेल में डाल दिया गया। सरकारी दमन का जनता ने कड़ा मुकाबला किया। बाल गंगाधर तिलक को दंड देने पर जो है बंबई के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। इसके बाद अगर बात करें तो मार्ले मिंटो सुधार है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मार्ले मिंटो सुधार, सरकार ने एक और जो है दमन की नीति को तीव्र बनाया तो दूसरी ओर नरम दल वालों को संतुष्ट करने की भी कोशिश की। 1909 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट की घोषणा की गई। इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। उस समय मार्ले भारत सचिव और मिंटो वायसराय थे। याद रखिएगा, मार्ले भारत सचिव और मिंटो वायसराय थे। इस एक्ट के अनुसार केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, परंतु इन परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या बहुत कम थी। ये निर्वाचित सदस्य जनता के द्वारा नहीं बल्कि जमींदारों, व्यापारियों, विद्यालयों और स्थानीय संस्थाओं के द्वारा चुने गए थे।
अंग्रेजों ने इन सुधारों के अंतर्गत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था जो है प्रारंभ की, जिसका उद्देश्य हिंदुओं और मुसलमानों में मतभेद पैदा करना था। परिषदों में कुछ सीटें मुसलमान मतदाताओं के द्वारा जो है चुने जाने वाले मुस्लिम प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित रखी गई। राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर बनाने के लिए अंग्रेजों ने भारत में सांप्रदायिकता को जो है बढ़ावा दिया। कांग्रेस ने 1909 ईस्वी के अपने अधिवेशन में इन सुधारों का स्वागत किया, परंतु धर्म पर आधारित पृथक प्रतिनिधित्व का विरोध किया। भारत सचिव ने कहा कि भारत में संसदीय सरकार की स्थापना करने की जो है उनकी कोई इच्छा नहीं है, कोई मंशा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद जो निरंकुश सरकार जो है स्थापित हुई, वह माले मिंटो सुधार के बाद भी कायम रही। सत्येंद्र नाथ सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने। कौन? सत्येंद्र नाथ सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के ये पहले भारतीय सदस्य बने। देखिए, सत्येंद्र नाथ सिन्हा को बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया। समूचे ब्रिटिश शासन के दौरान इतने ऊंचे पद पर पहुंचने वाले वे एकमात्र भारतीय थे। इसके बाद दिल्ली दरबार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 1911 में आयोजित हुआ। देखिए, 1911 ईस्वी में दिल्ली में दरबार का जो है आयोजन हुआ, जिसमें ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और उनकी रानी ने भाग लिया था। इस अवसर पर दो महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई थी। प्रथम घोषणा में 1905 ईस्वी में किए गए बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, जबकि दूसरी घोषणा क्या हुआ कि ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली जो है स्थानांतरित कर दी गई। तो दो घोषणाएं हुई, इन दोनों घोषणाओं को याद रखिएगा। दिल्ली जो है 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को भारत की राजधानी बनी थी। तो 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बनी, याद रखना है। इसके बाद क्रांतिकारी राष्ट्रवादी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, देश के कुछ भागों में क्रांतिकारियों के कुछ ऐसे समूह थे जो ब्रिटिश शासन को सशस्त्र क्रांति के जरिए खत्म करने में विश्वास रखते थे। क्रांतिकारियों ने अनेक गुप्त संगठन बनाए, जिनमें ये अपने सदस्यों को गोला बारूद बनाने और हथियार चलाने का प्रशिक्षण देते थे। ये संगठन महाराष्ट्र और बंगाल में अधिक सक्रिय थे, जिनमें महाराष्ट्र में अभिनव भारत सोसाइटी और बंगाल में अनुशीलन समिति प्रमुख थे। इनके सदस्यों ने ब्रिटिश अफसरों, पुलिस अफसरों, मजिस्ट्रेटों, मुखबिरों, गवर्नरों और वायसरायों के विरुद्ध हिंसात्मक कार्रवाइयां की। इसके बाद मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में जो घटित हुआ, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए, D.H. किंग्सफोर्ड कलकत्ता का एक क्रूर मजिस्ट्रेट था। D.H. किंग्सफोर्ड कलकत्ता का एक क्रूर मजिस्ट्रेट था, जिसने अनेक क्रांतिकारियों को बहुत कठोर सजा दी थी। परिणाम स्वरूप किंग्सफोर्ड को पदोन्नति देकर जो है मुजफ्फरपुर में सत्र न्यायाधीश के पद पर भेजा गया। युगांतर समिति की एक गुप्त बैठक में किंग्सफोर्ड को मारने का निश्चय हुआ। इस कार्य के लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी का चयन किया गया। 30 अप्रैल 1908 को बोस एवं चाकी ने किंग्सफोर्ड की बग्गी पर जो है बम फेंका। इस बम विस्फोट कांड में किंग्सफोर्ड बच गया, किंतु दुर्भाग्य से उस गाड़ी में राष्ट्रीय आंदोलन से सहानुभूति रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्र मारे गए। तो याद रखिए, ये घटना जो है कब घटित हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्या फायदे हुए, आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, भारतीय क्रांतिकारी संगठन, तो याद रखिएगा संगठन, स्थापना और संस्थापक। तो जो मित्र मेला है, ये भारतीय क्रांतिकारी संगठन था, मित्र मेला, जिसका स्थापना 1903 में हुआ था। संस्थापक थे विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर। तो मित्र मेला के संस्थापक कौन थे? विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर। भारत माता सोसाइटी के जो संस्थापक थे अजीत सिंह व अंबा प्रसाद, 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। ढाका अनुशीलन समिति के संस्थापक थे पी मित्रा व पुलिन दास, 1904 में इसकी स्थापना हुई। अभिनव भारत समाज के संस्थापक थे वीडी सावरकर, 1904 में इसकी स्थापना की गई। अनुशीलन समिति 1907 में जो है 1907 याद रखिएगा, 1907 में अनुशीलन समिति का गठन हुआ। और जो कह सकते हैं कि जो संस्थापक थे वरिंद्र कुमार घोष थे, जतीन्द्र नाथ बनर्जी, प्रबोध मित्र, पुलिन दास और सतीश चंद्र बोस थे। युगांतर अंजुमाने मोहिबाने वतन, तो युगांतर अंजुमाने
मोहिबाने वतन के संस्थापक थे वीके घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, सरदार अजीत सिंह, और 1907 में इसकी स्थापना की गई। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सचिन दास सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और योगेश चंद्र चटर्जी थे। 1924 में इसकी स्थापना की गई। नौजवान सभा 1926 में स्थापित हुई। भगत सिंह जो है इसके संस्थापक थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे चंद्रशेखर आजाद। कौन? चंद्रशेखर आजाद। और 1928 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, इस घटना से आहत, किस घटना से? इस घटना से आहत, याद रखिएगा बात यहां पर हो रही है मुजफ्फरपुर जो बम कांड है, इस घटना से आहत प्रफुल्ल चाकी ने जो है आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को जो है गिरफ्तार करके 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। देखिए खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारी थे और यहां से प्रश्न पूछा गया है। खुदीराम बोस का नाम याद रखिएगा, ये सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारी थे। कलकत्ता के मणिकतुल्ला गार्डन हाउस पर मतलब कि जो मणिकतुल्ला गार्डन हाउस है, इस पर अनेक क्रांतिकारियों के द्वारा बम बनाने और हथियार चलाने का अभ्यास करने के कारण पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई। अरविंद घोष और उनके भाई बरिंद्र कुमार घोष सहित अनेक क्रांतिकारी पकड़े गए। परिणाम स्वरूप कुछ क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास की जो है सजा दे दी गई, जबकि अरविंद घोष को रिहा कर दिया गया, जिसके पश्चात उन्होंने सभी राजनीतिक गतिविधियां त्याग दी और पौंडीचेरी चले गए। उस समय पौंडीचेरी एक फ्रांसीसी उपनिवेश था। वहां अरविंद ने ओरोविले आश्रम की स्थापना की। कौन सी आश्रम? ओरोविले। ढाका के मजिस्ट्रेट और नासिक एवं तिरुनेलवेली के कलेक्टरों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद हार्डिंग बम कांड 1912 में जो हुआ, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हार्डिंग बम कांड 1912 ईस्वी में वायसराय हार्डिंग की हत्या का प्रयास हुआ। 23 दिसंबर 1912 को कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी जो है स्थानांतरण का दिन निर्धारित किया गया था। इस अवसर पर वायसराय लॉर्ड हार्डिंग अपने परिवार और ब्रिटेन के शाही राजवंश के साथ दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे। उसी समय उनके ऊपर जो है बम फेंका गया, जिससे हार्डिंग घायल हो गए। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो है मतलब कि अगर आप देखना चाहते हैं तो मैप है यहाँ पे। यह मैप जो है विदेशों में क्रांतिकारी जो संगठन स्थापित हुए थे उनका ये मैप है। तो आप एक बार जो है मैप थोड़ा सा मतलब कि आप देख सकते हैं कि क्षैतिज में है, तो यहाँ पे आप एक बार चेक कर लीजिएगा। या आपके पास बुक है तो आप जो है बुक में एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा, या आपके पास अगर पीडीएफ है तो पीडीएफ में भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो ठीक है, आप चलिए मैं इसको एक बार मिनिमाइज कर देता हूं। देखिए मैप इस तरह से है, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए लॉर्ड हार्डिंग पर बम रास बिहारी घोष ने फेंका था। किसने? लॉर्ड हार्डिंग पर बम किसने फेंका था? रास बिहारी घोष ने। और इस सिलसिले में अमीर चंद, कौन? अमीर चंद और अवध बिहारी लाल और भाई बाल मुकुंद के ऊपर जो है मुकदमा चलाया गया। तीनों को फांसी दे दी गई। भारतीय क्रांतिकारियों ने लंदन, पेरिस, बर्लिन, उत्तरी अमेरिका और एशिया में अपने केंद्र स्थापित किए। याद रखिएगा। अगर बात करें तो भारत के बाहर काम करने वाले कुछ प्रमुख क्रांतिकारी मैडम भीखाजी कामा, एम बरकतुल्ला, वीवीएस अय्यर, लाला हरदयाल, रास बिहारी बोस, सोहनसी भाकना, विनायक दामोदर सावरकर, उबैदुल्ला सिंधी और मानवेंद्र नाथ राय थे। तो भारत के बाहर काम करने वाले जो प्रमुख क्रांतिकारी थे, नाम याद रखिएगा। प्रमुख क्रांतिकारी घटनाएं इसके बारे में देख लेते हैं। जो घटनाएं हैं कब हुई, कहां पर हुई और क्रांतिकारी कौन थे, तो यहां पे आप एक बार अच्छे से एनालिसिस करके जो है आगे बढ़िएगा। तो देखिए पहला अगर बात करें तो घटना जो है एमहर्स्ट एवं कमिश्नर रैंड हत्याकांड कब हुआ? एमहर्स्ट एवं कमिश्नर रैंड हत्याकांड 1897 में पुणे में चापेकर बंधुओं के द्वारा। अलीपुर षड्यंत्र 1908 में मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र के द्वारा। कर्नल वायली हत्याकांड, कर्नल वायली हत्याकांड कब हुआ? 1909 में। कहां पर? लंदन में। किसके द्वारा? यानी मदन लाल ढींगरा के द्वारा। जैक्सन हत्याकांड 1909 में नासिक में अनंत कन्हेरे के द्वारा। दिल्ली बम कांड 1912 में इसको अंजाम दिया गया, दिल्ली इसका स्थान था, और बसंत कुमार व रास बिहारी बोस ने इस घटना को अंजाम दिया। दिल्ली बम कांड याद रखिएगा। इसके बाद काकोरी ट्रेन डकैती कांड 1925 में काकोरी नामक स्थल पर हुआ।
इसमें जो शामिल थे राम प्रसाद बिस्मिल, बसंत कुमार, याद रखिएगा। इसके बाद सैंडर्स हत्याकांड, सैंडर्स हत्याकांड 1928 में इस घटना को जो है अंजाम दिया गया लाहौर में। किसके द्वारा? तो सरदार भगत सिंह के द्वारा। शस्त्रागार डकैती कांड 1930 में चटगांव में सूर्यसेन ने इसका नेतृत्व किया था। जनरल डायर हत्याकांड 1940 में लंदन में ओधम सिंह। तो याद रखना है। क्रांतिकारी आंदोलन से संबंध जो व्यक्ति हैं इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पहला नाम आता है दामोदर चापेकर व बाल कृष्ण चापेकर का। और अगर बात करें तो लेफ्टिनेंट एम हर्स्ट और रैंड की पूना में हत्या जो अंजाम दिया गया 1897 में यह घटना घटित हुई। विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा अभिनव भारत की स्थापना 1904 में की गई और महाराष्ट्र में मित्र मेला की स्थापना 1899 में की गई। पुलिन दास के द्वारा ढाका की अनुशीलन समिति के जो है मतलब कि ये संस्थापक थे। 1902 में इस अनुशीलन समिति का स्थापना किया गया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा व एम एल ढींगरा, श्यामजी कृष्ण वर्मा और एम एल ढींगरा, इनके अगर बात करें तो इनके जो इनसे संबंधित जो है लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की जो है स्थापना 1905 में की गई थी इनके द्वारा। प्रफुल्ल चंद्र चाकी व खुदीराम बोस के द्वारा मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड थे, इन पर बम फेंका गया लेकिन वे बच गए थे और यह घटना 1908 में घटित हुई। मदन लाल ढींगरा, इन्होंने लंदन में कर्जन वाइली की हत्या की 1909 में। रास बिहारी बोस व सचिंद्र नाथ सान्याल, रास बिहारी बोस व सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा दिल्ली में प्रवेश करते समय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था 1912 में। लाला हरदयाल व स्वर्ण सिंह भाकना के द्वारा सैन फ्रांसिस्को यानी अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की गई 1913 में। और कामागाट, याद रखिएगा ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है, कामागाटा मारू कांड, कामागाटा मारू कांड 1914 में यह घटित हुई थी। जतिन मुखर्जी के द्वारा अगर बात करें तो इन्होंने बालासुर यानी उड़ीसा के बुरीबालम नदी के किनारे जो है स्थित फोर्ट विलियम के, कहा फोर्ट विलियम के मतलब कि फोर्ट विलियम के अधिग्रहण की योजना की गई और लड़ाई के दौरान इनकी मृत्यु भी हो गई। इसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल, इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1925 में की और इन्हीं के द्वारा काकोरी षड्यंत्र जो है रचा गया था 1925 में, इन्होंने ही अंजाम दिया। सूर्यसेन, इन्होंने चटगांव षड्यंत्र का जो है नेतृत्व किया था 1930 में। और चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के ये नेतृत्व करता थे 1928 में। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क यानी चंद्रशेखर पार्क के समीप पुलिस के साथ संघर्ष में स्वयं को जो है इन्होंने गोली मारकर जो है अपने आप को अमर कर लिया 1932 ईस्वी में। भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की 1928 में। केंद्रीय विधानसभा में इन्होंने बम फेंका, कब? 1929 में। 1929 में ही पंजाब नौजवान भारत सभा का जो है मतलब गठन हुआ और सैंडर्स की हत्या जो 1928 में इन्हीं के द्वारा मतलब कि राजगुरु के द्वारा जो है सैंडर्स की हत्या 1928 में की गई। भगत सिंह और राजगुरु, याद रखिएगा। बटुकेश्वर दत्त जो है, बटुकेश्वर दत्त के संदर्भ में अगर बात करें तो जो इन्होंने अपना जो है योगदान दिया, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका 1929 में बटुकेश्वर दत्त के द्वारा। जतिन दास के द्वारा अगर बात करें तो जेल में ये 64 दिन भूख हड़ताल किए और इसके बाद जो है इनकी मृत्यु हो गई 1929 में। ओधम सिंह, लंदन में सर माइकल ओडायर की इन्होंने हत्या कर दी थी, तो याद रखिएगा। देखिए, उत्तरी अमेरिका के भारतीय क्रांतिकारियों ने विभिन्न भारतीय, गुजराती, उर्दू, मराठी, हिंदी आदि भाषाओं में गदर नामक अखबार जो है निकाला गया और गदर पार्टी की स्थापना की गई। भारत में विद्रोह की तैयारी करने के लिए गदर पार्टी ने अनेक सदस्य भेजे, अधिकांश सदस्यों को पकड़ लिया गया और कुछ को फांसी दे दी गई। याद रखिएगा, विदेशों में क्रांतिकारी जो संगठन थे जैसा याद रखिएगा जैसा कि है इंडिया होम रूल सोसाइटी, संस्थापक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, 1905 में इसकी स्थापना की गई थी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो था 1907 में स्थापित हुआ था तारक नाथ दास के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल, रामचंद्र बरकतुल्ला, सोहन सिंह भाकना के द्वारा। हिंद एसोसिएशन की स्थापना 1913 में सोहन सिंह भाकना के द्वारा। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1915 में राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में मोहन सिंह के द्वारा।
और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1942 ईस्वी में गठित हुआ रास बिहारी बोस के द्वारा, और पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1905 में मैडम भीखाजी कामा के द्वारा। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 के बीच जो है ये विश्व युद्ध हुआ, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध है 1914 की विरोधी शक्तियां दो गुटों में विभाजित हो गई। प्रथम गुट जो था, इसमें जो शामिल थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली और तुर्की। दूसरा गुट में जो शामिल था फ्रांस, रूस और इंग्लैंड। ठीक है, इसके बाद जो प्रथम गुट था ट्रिपल अलायंस और दूसरा गुट ट्रिपल एंटेंट, याद रखिएगा, तो ट्रिपल एंटेंट। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। यूरोप के साम्राज्यवादी देशों के दो विरोधी गुटों के माध्यम या मध्य जो है, इनके मध्य जो है शत्रुता, बीच इनके शत्रुता के कारण जो था 1914 ईस्वी में एक युद्ध आरंभ हुआ जो 1918 ईस्वी तक ये युद्ध चलता रहा, और इसे ही प्रथम महायुद्ध कहा गया। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे। 1910 से 1916 तक जो है इनका मतलब कि टाइम पीरियड है। युद्ध के दौरान बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार की हत्या के लिए धन व सेना की सहायता के लिए गांव-गांव का दौरा किया। युद्ध आरंभ होने के पश्चात दिसंबर 1914 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन भूपेंद्र नाथ बसु की अध्यक्षता में मद्रास में संपन्न हुई। इस अधिवेशन में साम्राज्यवादियों के विजय की कामना की गई। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में गवर्नर लॉर्ड पिटलैंड उपस्थित थे मद्रास में, और कांग्रेस के इतिहास में यह प्रथम अवसर था जब कोई गवर्नर अधिवेशन में जो है उपस्थित हुआ था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसके बाद अगर बात करें तो श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना हुई। 1893 ईस्वी में एनी बेसेंट भारत आई और थियोसोफिकल सोसाइटी की नेता बन गई। 1914 में बाल गंगाधर तिलक बर्मा के निर्वासित जीवन से जो है छूटकर आए और कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इसके बाद होम रूल लीग आंदोलन 1916, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो याद रखिएगा 16 अप्रैल, कब? 16 अप्रैल 1916 में तिलक ने बेलगांव में हुए प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल लीग के गठन की घोषणा की, जिसका अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे। कौन? जोसेफ बैप्टिस्टा। वे महाराष्ट्र में अपना आधार बनाए रखना चाहते थे। ठीक है, एनी बेसेंट के समर्थकों ने भी जो है इस दिशा में कदम उठाया तथा उनकी अनुमति से पहले होम रूल ग्रुप की जो है स्थापना कर ली, और 1916 ईस्वी में जमुना दास, द्वारका दास, शंकर लाल बैंकर और इंदुलाल याग्निक ने बंबई से एक अखबार यंग इंडिया का प्रकाशन आरंभ किया। 1915 ईस्वी में लाला लाजपत राय ने अमेरिका में एक होम रूल लीग का गठन किया था 1915 में। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की तथा जॉर्ज अरुंडेल को संगठन का जो है सचिव नियुक्त किया। तिलक तथा एनी बेसेंट ने किसी प्रकार व्यवधान से बचने के लिए अपने अपने कार्य क्षेत्रों का निर्धारण कर लिया। 2 जनवरी 1916 में लंदन में भारतीय होम रूल लीग की जो है स्थापना की गई। इसके महासचिव डी ग्राहम पोल थे। कौन? डी ग्राहम पोल। तिलक को लीग ने मराठी तथा अंग्रेजी भाषा में जो है पर्चे निकालकर अपने विचार प्रचार कार्य जो है गति प्रदान की। तो तिलक की लीग ने मराठी और अंग्रेजी भाषा में पर्चे निकालकर अपने विचार और जो विचार या जो अपने थॉट थे, विचार एवं प्रचार कार्य जो है गति प्रदान की। बाद में इन पर्चों को गुजराती और कन्नड़ भाषा में भी प्रकाशित किया गया। तिलक ने कहा कि भारत उस बेटे की तरह है जो अब जवान हो चुका है। तिलक ने कहा भारत उस बेटे की तरह है जो अब जवान हो चुका है। समय का तगाजा है। क्या है? समय का तगाजा है कि बाप या पालक इस बेटे को उसका वाजिब हक दे दें। भारतीय जनता को अपना हक लेना ही होगा, इसका उन्हें पूरा अधिकार है। तिलक ने क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा और भाषाई राज्य की जो है मांग को इस आंदोलन में शामिल कर दिया। उन्होंने मराठी, तेलुगु, कन्नड़ और अन्य भाषाओं के आधार पर प्रांतों की गठन की जो है मांग की। उनकी होम रूल लीग की मांग पूरी तरह धर्मनिरपेक्षता पर आधारित थी। किस पर? धर्मनिरपेक्षता पर। होम रूल जो आंदोलन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सिनॉप्सिस किया गया है। होम रूल आंदोलन, होम रूल आयरलैंड का शब्द है। होम रूल का जो अर्थ है स्वशासन है। सर्वप्रथम आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना रेडमांड के द्वारा की गई थी। 1916 ईस्वी को प्रारंभ इस आंदोलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे।
तो याद रखिएगा, जो होम रूल आंदोलन है ये दो वर्गों में विभाजित था। एक वर्ग था तिलक का होम रूल, दूसरा था एनी बेसेंट का होम रूल। तिलक का जो होम रूल था इसका जो क्षेत्र था महाराष्ट्र कर्नाटक, और जो एनी बेसेंट का होम रूल था इनका जो क्षेत्र था वो था मद्रास और तमिलनाडु। तिलक का होम रूल, जो तिलक का होम रूल आंदोलन था, या जो होम रूल कह सकते हैं कि लीग जो था, इनका मुख्यालय बेलगांव और कर्नाटक में था। एनी बेसेंट का जो होम रूल था इनका मुख्यालय अड्यार और मद्रास में था। ठीक है, तिलक का होम रूल समिति स्वरूप जो था आप देख सकते हैं, अध्यक्ष एनसी केलकर, और एनसी केलकर वो जोसेफ बैप्टिस्टा थे, और इनके सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे। किनके? एनी बेसेंट के होम रूल के। ठीक है, और जो तिलक हैं इनके होम रूल का जो उद्देश्य था क्या था? इनके होम रूल का उद्देश्य था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। और इनका प्रचार जो होता था मराठा व केसरी के द्वारा। और जो एनी बेसेंट का होम रूल था, इनका जो उद्देश्य था स्वशासन की स्थापना करना, और इनका प्रचार कॉमनवेल्थ व न्यू इंडिया के माध्यम से किया गया। एनी बेसेंट अपने पत्र कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के द्वारा तथा तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से लीग के कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार किया। तिलक की लीग पर किए गए मुकदमे की पैरवी मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में की गई। तिलक के साथ एनसी केलकर भी शामिल थे। होम रूल आंदोलन में शामिल होने वाले जो अन्य प्रमुख नेता थे चित्तरंजन दास थे और मोतीलाल नेहरू थे। एनी बेसेंट के लीग के साथ जॉर्ज अरुंडेल, सीपी रामास्वामी अय्यर, पीवी वाडिया, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय आदि थे। कालांतर में पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद और वी चक्रवर्ती एवं जे बनर्जी कलकत्ता में जो है इसमें ये शामिल हो गए। एनी बेसेंट के अन्य समर्थकों में मद्रास से सत्यमूर्ति, अली कुज्मा, लखनऊ से जमुना दास द्वारकादास, उमर सुभानी, शंकर दयाल बैंकर तथा इंदु लाल याग्निक आदि प्रमुख थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बात करें तो 1916 ईस्वी में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में तिलक को कांग्रेस में आधिकारिक रूप से जो है शामिल कर लिया गया, और इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। गोपाल कृष्ण गोखले के सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को होम रूल लीग का सदस्य बनने की जो है अनुमति नहीं थी। मद्रास सरकार ने एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल तथा वीवी वाडिया को जून 1917 में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरोध में सर ए सुब्रमण्यम अय्यर ने नाइटहुड की सरकारी उपाधि को जो है त्याग दिया। होम रूल लीग की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि उसने भावी गांधीवादी कार्यक्रमों की आधारशिला रखी तथा राष्ट्रीय आंदोलन के लिए युवाओं को प्रेरित किया। होम रूल आंदोलन के संदर्भ में एनी बेसेंट का कहना था कि मैं प्रेरक का कार्य कर रही हूं तथा सोए हुए देश को जगा रही हूं। इसके बाद लखनऊ समझौता 1916 है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार ने की। किसने? अंबिका चरण मजूमदार। 1916 में लखनऊ में हुआ। मदन मोहन मालवीय ने लखनऊ समझौते का विरोध किया था। 1916 ईस्वी के लखनऊ समझौते पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने हस्ताक्षर किए। शीघ्र ही स्वराज प्राप्ति की मांग का समर्थन करने के लिए दोनों संगठनों ने एकजुटता दिखाई। इस समझौते में कांग्रेस ने विधान परिषदों में मुसलमानों के पृथक प्रतिनिधित्व को जो है स्वीकार कर लिया। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के 9 साल बाद अब कांग्रेस के गरम दल और नरम दल जो है पुनः एकजुट हुए। भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू ने अगस्त 1916 में यह घोषणा कर दी कि ब्रिटिश सरकार भारत में उत्तरदायी सरकार स्थापित करने के उद्देश्य से धीरे धीरे स्वशासित संस्थाओं की स्थापना करना चाहती है। दिसंबर 1917 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। इस अधिवेशन में 4000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिसमें लगभग 400 महिलाएं थी। मॉन्टेग्यू घोषणा अगस्त 1917 में हुआ, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो याद रखिएगा 1917 अगस्त में कौन सी? तो मॉन्टेग्यू घोषणा। 8 जुलाई 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो है प्रकाशित हुई। इस समय मॉन्टेग्यू भारत सचिव और चेम्सफोर्ड वायसराय था। कांग्रेस ने इसे असंतोषजनक एवं निराशापूर्ण माना। ठीक है, असंतोषजनक और निराशापूर्ण माना। तिलक ने मॉन्टेग्यू घोषणा को सूर्यविहीन उषा काल की जो है संज्ञा दी।
सूर्यविहीन उषा काल। नरमपंथी नेताओं ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में 17 अगस्त 1918 को एक सभा करके इस रिपोर्ट का स्वागत किया और कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रीय उदारवादी संघ यानी नेशनल लिबरल लीग का गठन किया, जो बाद में अखिल भारतीय उदारवादी संघ यानी ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। कांग्रेस के उदारवादियों ने मॉन्टेग्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा कहा। इस प्रकार कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो गया। इस रिपोर्ट में उन सुधारों की बात की गई थी जिन्हें ब्रिटिश सरकार भारत में लागू करना चाहती थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद एक और रिपोर्ट जो है प्रकाशित हुई। यह युद्ध के दौरान भारतीयों की सरकार विरोधी गतिविधियों की जांच करने के लिए स्थापित रॉलेट कमीशन की रिपोर्ट थी। रॉलेट कमीशन की जो रिपोर्ट है, रॉलेट कमीशन की रिपोर्ट में दमन के नए तरीके सुझाए गए थे। इस रिपोर्ट पर आधारित कानून ने देश की राजनीतिक स्थिति को जो है पूरी तरह से बदल दिया। याद रखिएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में हुआ। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या था तो देखिए, इसे भारत शासन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 को भारत शासन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत प्रांतीय विधायी परिषदों का आकार बढ़ा दिया गया तथा यह निश्चित किया गया कि उनके अधिकांश सदस्य जो है चुनाव जीत कर आएंगे। अब चुनाव होगा। प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन प्रणाली को प्रारंभ किया गया, जिसका जन्मदाता लियोनिस कर्टिस था। कौन? लियोनिस कर्टिस। 1919 ईस्वी में अधिनियम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली थी। इसके अंतर्गत प्रांतीय विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित दो भागों में विभाजित कर दिया गया। आरक्षित विषयों में अत्यंत महत्वपूर्ण विषय जैसे वित्त, कानून व्यवस्था और अकाल आदि रखे गए। इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की जो स्थापना का प्रावधान रखा गया। भारतीय विधानमंडल को बजट पास करने के संबंध में पहली बार जो सीमित अधिकार दिए गए। इस टॉपिक से रिलेटेड पहला प्रश्न पूछा गया है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में एक कौन थे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में एक थे जिनका नाम था भगत सिंह। सेकंड प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास के द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास के द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। 1905 में बंगाल विभाजन करने वाला वायसराय कौन था? प्रश्न संख्या थर्ड। 1905 में बंगाल का विभाजन करने वाला जो वायसराय था, नाम था लॉर्ड कर्जन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वशासन या स्वराज की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया था? प्रश्न संख्या 4 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वशासन या स्वराज की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1906। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन घटनाओं को सही कालानुक्रमिक क्रम में जो है आपको मतलब कि एडजस्ट करना है, सुसज्जित करना है। तो देखिए, इसकी जो क्रम होगा वो हो जाएगा आपका, सबसे पहले आएगा मतलब कि स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन पहले स्थान पे, इसके बाद आ जाएगा बंगाल का विभाजन और इसके बाद आ जाएगा कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। इसके बाद कांग्रेस का जो है सूरत अधिवेशन होता है, सूरत विभाजन होता है। तो 4, 1, 2 और 3 ऑप्शन ए। 6 नंबर है, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में किस कारण से जो है भीड़ एकत्रित हुई थी? कारण बताना है। वो कौन सा कारण था जिससे भीड़ जो है 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में मतलब कि एकत्रित हुआ? तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में जो है भीड़ को एकत्रित किया गया था, जनसभा किया गया था, जनसभा का आयोजन किया गया था। तो यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में महात्मा गांधी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक पीडीएफ नहीं लिया है तो आप प्लीज पीडीएफ ले लीजिए। आपको जो है टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप पे या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में इसके रिगार्डिंग में अपडेट जो है दे दिए गए हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।